नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। राजनीतिक और कानूनी हलकों में विरोध के बावजूद पूर्व चीफ जस्टिस पी सदाशिवम केरल के राज्यपाल बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि उनके कार्यकाल के फैसलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके अमित शाह खुश हुए और इसीलिए शायद उन्हें इनाम दिया गया, सम्मानित किया गया। हालांकि सरकार और जस्टिस सदाशिवम दोनों ही इस आरोप से इनकार कर रहे हैं और कानून के मुताबिक अगर देखा जाए तो संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों के लिए राजनीति में दाखिल होने पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन दलील ये दी जा रही है कि कानूनी पाबंदी न होने के बावजूद भी क्या ये नहीं देखा जाना चाहिए कि ऐसा कदम क्या उचित होगा। हालांकि किसी जज का राजनीति में आने का ये पहला मामला नहीं है, लेकिन इस तरह गवर्नर बनाए जाने का ये पहला मामला है और इसके बावजूद भी जो सवाल उठ रहे हैं वो न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर उठ रहे हैं, न्यूट्रलिटी को लेकर उठ रहे हैं। और यही हमारे कार्यक्रम में बहस का विषय भी है कि क्या वाकई जो निष्पक्षता है न्यायपालिका की, जुडिशरी की, वो इस फैसले के बाद सवालों के घेरे में आ जाती है। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले प्रोफेसर एम अफजलवानी हैं, जो कि प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं आईपी यूनिवर्सिटी के और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर भी रह चुके हैं। बीजेपी से मेरे साथ विवेक गोयल हैं, जो कि को कन्वीनर हैं बीजेपी के लीगल सेल के। वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के विनोद शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। और चौथे खास मेहमान हैं मेरे साथ विकास सिंह, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, अगर आपसे मैं सबसे पहले शुरुआत कर सकूं, ये कहा जा रहा है कि इसमें लीगैलिटी इन्वॉल्व ना भी हो तब भी प्रॉपराइटी इन्वॉल्व है। इस शब्द को आम जनता कैसे समझ पाएगी? क्या ये एक ऐसी चीज है जो संविधान में, कानून में ना लिखे होने के बावजूद भी उन पंक्तियों के बीच पढ़ना है हमें? देखिए, बात यह है कि कुछ हमारे देश में ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें कि जनता की आस्था है और उस आस्था को बनाए रखने के लिए ना सिर्फ इन इंस्टीट्यूशंस को पाक साफ होना पड़ेगा, लेकिन पाक साफ दिखना भी पड़ेगा। और यहाँ पर सवाल उठता है कि एक पूर्व चीफ जस्टिस को गवर्नर बनाना कहाँ तक उचित है। ये बात सच है कि पहली बार नहीं हो रहा। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के जब कांग्रेस ज्वाइन किए थे, राज्यसभा में आ गए थे और कांग्रेस की कुछ कमेटीज़ में भी वो रहे। उसके बाद वो प्रथा भी रही है जो कि उचित नहीं थी। उससे पहले एक महिला जज जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी इसी तरह से राजनीति में उनका पदार्पण हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की जज थी वो। और हमने देखा है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी भी भाजपा में आ गए थे एकदम, और उसके बाद वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे और उसके बाद वो गवर्नर भी हो गए। तो देखिए, बात यह है कि ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो अपनी मर्यादा बना के रखना चाहता है कि नहीं। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद पहले तो पद की मर्यादा होती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपकी अपनी व्यक्तिगत मर्यादा होती है जिसको आपको बनाए रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जैसे जजेस हैं, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, और भी ऊंचे पदाधिकारी हैं, दे शुड जस्ट वॉक इनटू द सनसेट। उनको मैं समझता हूँ कि स्ट्रोब लाइट्स के नीचे और फोकस में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े-बड़े ज्यूरिस्ट हैं, उनके बयान में पढ़ रही हूँ, उनमें से ज्यादातर ने ये कहा है कि पहली बात तो उन्हें कभी इस तरह की पोजीशन ऑफर नहीं की गई और अगर की जाती तो वो पहली नजर में उसे रिजेक्ट कर देते। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम नहीं हुआ ये, और मैं आपको याद दिलाऊं कि इज्जत नहीं रहती इसके बाद। फारूक अहमद खान लगारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और उसके बाद वो मेंबर हो गए पार्लियामेंट के, आके इलेक्ट होके वहां बैठते थे और उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता था कोई। उनकी जो उस पद की गरिमा जहां वो रहे एक बार, वो गरिमा उनके साथ नहीं रही, उसने छोड़ दिया उनका साथ। तो इसलिए ये ओहदों के लिए, इन पदों के लिए, और सबसे बड़ी तो आपत्ति मुझे इस बात पे है कि जस्टिस सदाशिवम ने ये कहा कि भाई मैं तो रिटायरमेंट के बाद अपने घर आ गया था और फार्मिंग कर रहा था और मैंने कोई आर्बिट्रेशन का केस भी नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि उनके जो ब्रदर जजेस हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद आर्बिट्रेशन के केसेस लेते हैं, वो क्या करप्ट हैं या वो गलत काम कर रहे हैं? बिल्कुल। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो रही है, उनको शोभा नहीं देता था। लेकिन विनोद शर्मा, प्रोफेसर वानी, सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई उन्होंने ऐसा कुछ किया भी? क्या हम पहले ये तो साबित कर लें कि उनका ऐसा कौन सा फैसला था, ऐसी कौन सी चीज थी जो उस हैसियत में रहते हुए उन्होंने फायदा देने की कोशिश की? उनका तो ये भी कहना है, जो उनकी दलील है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा ये कि अमित शाह कल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे? किसने सोचा था ये 6-8 महीने, 1 साल पहले? मेरे ख्याल में उस लेवल पे एक पुरानी चीफ जस्टिस को जांचना वो खुद ही एक इम्प्रॉपरिटी हो जाएगी।
क्योंकि जो डिसीजंस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके लिए अच्छा अप्रोच है कि एक क्यूरेटिव पिटिशन डाल के उसी वक्त उस मामले को देखना चाहिए और उसको एक पॉलिटिकल इशू भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मैं इस मुद्दे को एक डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ कि जो एक नेशन है, एक कंट्री है, उससे सिर्फ पद लेने की ज़रूरत नहीं होती है बड़े लोगों के, उसको एक ओपिनियन की ज़रूरत होती है और जो डिफरेंट किस्म का एक सोशल कंट्रोल जो होता है डिफरेंट फंक्शनरीज का, उसमें उन फंक्शनरीज से भी बड़े लोग होने चाहिए। जैसे एक स्टेट है इंडिया में, इसमें अगर पुराने जो चीफ जस्टिस हैं या पुराने प्रेसिडेंट्स हैं और लोग ऐसे हैं, तो उनके ओपिनियन से जो है नेशन के इंस्टीट्यूशंस को, प्रेस्टीज को और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को या लीगल प्रिंसिपल्स को बचाया जा सकता है, वो सपोर्ट हो सकते हैं। इसलिए ये अच्छा है कि वो लोग इन पदों को ना लें और बल्कि वो एक पोजीशन संभाल लें, जिस पोजीशन से वो एक बीकन लाइट बन सकते हैं उन लोगों के लिए भी जो कार्यकर्ता हैं, और वो हर बार ये सोचें कि उनका ओपिनियन, अगर पुरानी चीफ जस्टिस का कोई ओपिनियन आता है, वो काफ़ी कमांडिंग होना चाहे, इवन फॉर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर्स, इवन फॉर पार्लियामेंट। आप ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि इस तरह से खो जाएगी ऐसे लोग? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जो फैसले दिए जाएंगे जजों के जरिए, जो मामले अदालत में आएंगे, कहीं ना कहीं फैसले अगर इस तरह के होते हैं कि एक खास तबके को नागवार गुजरता है या कुछ लोगों को के फायदे में जाता है, तो उस पर सवाल भी उठेंगे? इसमें सवाल ज़रूर उठेंगे, और ये कहते हैं कि समटाइम्स फ्लैश इज़ वीक, तो परसुएसिव भी हो सकते हैं। कई जजमेंट्स ऐसे भी आ सकते हैं कि जहाँ पे गुंजाइश है कि फेवर किया जा सकता है। क्योंकि अभी भी मामला ये भी आया था कि पुणे में जिस अदालत में मामला सुना जा रहा था, उसके जज को जो है वो भी उसका तबादला कर दिया गया। सरकार बनने के बाद भी ये मामला आया है जहां अमित शाह का मामला था। वो सबसे ज्यादा इसमें इशू लिया जाता है, लेकिन मैं उसको एज एकेडमिशियन ज्यादा इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मैं बिलीव कर रहा हूँ कि इंडियन जुडिशरी ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, अपनी पोजीशन ऐसी बनाई है कि उसमें इतना ज़्यादा नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्शियलिटी आ जाती है। शायद वो और चलती रहे, एंड जजेस पे हमें काफ़ी भरोसा अब भी है, लेकिन फिर भी जो लॉजिकली अगर हम लें ऑर्डिनरली, तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है। जी, कुछ ज्यूरिस्ट ने यह भी कहा है कि इससे जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, जो सियासी दखल है, कहीं ना कहीं वो बढ़ जाएगा जुडिशरी में। मैं आपको जरूर जवाब देने का मौका दूंगी, लेकिन इससे पहले मेरे साथ बल्कि इसमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है, उसमें भी दखल इसमें भी दखल काफी हो सकता है, बल्कि और नए सिस्टम में इसकी गुंजाइश भी शायद ज्यादा। जी हाँ, विकास सिंह जी भी मेरे साथ मौजूद है। विकास सिंह जी, ये बताइए कि कई ज्यूरिस्ट ने सवाल ये भी उठाया है कि क्यों ना अगर ऐसा किया भी जाए, हालांकि कानून इस बात की इजाजत देता है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको उचित माना जाए या नहीं। प्रॉपराइटी का सवाल पैदा हो गया है कि 2 साल का या कुछ और बढ़ाकर एक कूलिंग ऑफ पीरियड भी होना चाहिए। अप्रैल में पद छोड़ने के बाद सीधे सितंबर में जो है दूसरा बड़ा पद ले लेना। आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये प्योरली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, और ये अपॉइंटमेंट बिल्कुल डिस्क्रिशनरी है। जो गवर्नमेंट, जिस दिन में जो गवर्नमेंट होता है उसके डिस्क्रिशन से वो अपॉइंटमेंट होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो जजेस हैं, इनको इस तरह के अपॉइंटमेंट में बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए, और ना ही गवर्नमेंट को इस तरह के अपॉइंटमेंट देने की कोशिश करनी चाहिए। ये एकदम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे ये सवाल है कि अगर एक जज को ये मालूम हो जाए, और रादर अभी जो सिटिंग जजेस को ये पता चल जाए कि हाँ, एक ये भी हमारे पास एक जरिया है, या एक हमारे पास एक स्कोप है, या एक हमको एक ये करियर मिल सकता है रिटायरमेंट के बाद, तो अमूमन उनके मन में कहीं ना कहीं ये मंशा होगी कि गवर्नमेंट के खिलाफ हम कोई कड़ा डिसीजन ना लें, जिससे कि गवर्नमेंट जो है हमको इस पद के लिए भी कंसिडर कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि सदाशिवम साहब ने कुछ ऐसा किया होगा जिसके वजह से उनको इनाम दिया जा रहा है, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल बन सकती है कि ये कोई, आफ्टर ऑल इतने जजेस रिटायर करते हैं, इतने चीफ जस्टिस रिटायर करते हैं, सिर्फ एक को या 2 को क्यों चुना जाता है? हर जज का क्वालिफिकेशन या उनका जो एप्टीट्यूड है वो तो आम आदमी के नजर में बराबर ही है। तो उसमें एक, लेकिन सदाशिवम साहब का ये कहना है कि वो चूंकि उस इलाके को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और वो वहां की बेहतरी के लिए काफी कुछ कर सकते हैं केरल की, इस वजह से उनको चुना गया है। देखिए, ये सब तो कहने वाली बात है कि उस जगह को जानते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता
इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सदाशिवम साहब वहां के नहीं है, आई थिंक ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, और केरला का गवर्नर उनको बनाया जा रहा है। लेकिन जो ज्यादा सीरियस बात वो ये है कि इस अपॉइंटमेंट के जरिए आप एक जजेस को या जुडिशियल फ्रेटर्निटी को आप एक ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर हमारे साथ चलोगे तो तुम्हारे पास एक ये भी रास्ता हो सकता है जो तुम्हारे आगे में हम तुमको एक फेवर दे सकें। ये मैसेज बड़ा गलत मैसेज है और जस्टिस सदाशिवम का एक्सेप्ट करना। लेकिन विकास सिंह जी, इससे पहले कि बहस में हम आगे बढ़ें और कई महत्वपूर्ण सवाल उठाएं, विकास सिंह जी एक सवाल जरूर पूछना यहाँ पर बनता है, वो ये है कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं खासकर विपक्ष के जरिए, आपको लगता है कि क्या ये मामला, हालांकि आपने बात की शुरुआत इस बात से की थी कि आपको पता नहीं है कि उन्होंने इस तरह का कोई फैसला किया या नहीं, लेकिन पब्लिक व्यू में हर चीज है हमारे सामने। अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन उससे पहले अमित शाह अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उससे पहले क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई फैसला आपकी नजर में है जिससे कहीं ना कहीं उनको फायदा होता हुआ आपको सीधे तौर पर नजर आया हो? देखिए, उन्होंने कोई फैसला किया होगा जिससे उनका फायदा हुआ होगा, वो अलग बात है। ये मैं नहीं कह सकता कि ये फायदा करके उनको ये पोजीशन मिली है, लेकिन हाँ, वो जजमेंट उनके फेवर में देने का एक बीजेपी के मन में ये जरूर होगा कि हाँ, इन्होंने एक फेवर में जजमेंट दिया था, इसलिए इनको इसके बारे में रिवॉर्ड किया जाए। क्योंकि अगर वही जजमेंट उल्टा चला जाता तो बीजेपी को बहुत नुकसान भी हो सकता था। और कोई भी मामला जब जुडिशरी में रहता है तो उसका दोनों तरफ जाने का उसमें स्कोप रहता है। इसलिए मेरे हिसाब से ये अपॉइंटमेंट खास करके जब उन्होंने कोई फेवरेबल वर्डिक्ट उनके फेवर में दिया था, वो और भी रीजन है कि गवर्नमेंट को ऐसे लोग को अपॉइंट नहीं करना चाहिए था इस ग्राउंड पर भी, और जस्टिस सदाशिवम को तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जी, यानी कि क्रेडिबिलिटी का सवाल जो है वो सिर्फ जुडिशरी के सामने ही नहीं बल्कि सरकार के सामने भी है कि अगर ऐसी कोई बात थी जिससे वाकई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा, उस वक्त जो नेता थे और अब जो संवैधानिक पदों पर हैं दोनों लोग जिनका नाम बार बार आ रहा है कि उन्हें इस बात से बचना चाहिए था, किसी और उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढना चाहिए था। और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं जाने की कि जो लीगल फिटेंटी है, खासकर अगर हम थोड़ी देर के लिए सियासत को दूर भी रखें, उसकी इस बारे में क्या राय है। विवेक गोयल, मेरे सामने यहाँ 3 लोग बैठे हैं जिनका बहुत ज्यादा राजनीति से लेना देना नहीं है और जिनको मान सकते हैं कि उनकी राय निष्पक्ष है। तीनों कमोबेश एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि शायद अगर सरकार ने ऑफर भी किया था, पहली बात तो आपको ये जवाब देना है कि आपने क्यों ऑफर किया, खासकर उन्हें ही क्यों उपयुक्त माना, फिर उसके बाद दूसरा सवाल। सबसे पहले तो मैं इसको कहूँगा कि विकास सिंह जी ने जैसे कुछ बात उठाई, तो यू आर ऑल लुकिंग इट इन आइसोलेशन। अगर आप इसको डिटेल में देखें तो जो जुडिशियल ऑफिसर्स जो रहे हैं, जजेस हमारे, उनकी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं आफ्टर रिटायरमेंट, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन फॉर सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर मैनी ट्रिब्यूनल्स हुज हेड्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, एंड ये डिबेट काफ़ी समय से चल रहा है कि जो जजेस रिटायर होते हैं उनके बाद में कितने समय बाद उनको डिफरेंट पोस्ट पे अपॉइंट होना चाहिए। तो ये इस केस को आप एक आइसोलेशन में देखना एक गलत आप सीधा भी तो जवाब दीजिए मुझे कि वाकई इनके चुनाव के पीछे सरकार ने ऐसी कौन सी क्वालिटीज देखी? नहीं, मैं इनके चुनाव की जो कमेटी रही उसमें तो आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट। लेकिन आप सरकार की तरफ से तो बोलेंगे, बीजेपी पार्टी की तरफ से तो कम से कम बोलेंगे। बीजेपी का लीगल सेल देख रहा हूँ, परंतु मैं उस कमेटी का जिन लोगों ने उनका अपॉइंटमेंट लेकिन जो विकास सिंह कह रहे हैं, जो प्रोफेसर वानी कह रहे हैं, इधर विनोद शर्मा कह रहे हैं, उसी का अलग-अलग सवालों का उन्हीं विषयों पे आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा एक जो पॉइंट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो आप इस केस को डिफरेंट करता है, जो रंगानाथ मिश्रा जी वाला केस था, कि ये दोनों पोस्ट जो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे और अब जो गवर्नर हैं, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं और नॉन पार्टीशन पोस्ट हैं। एक गवर्नर को आप ये नहीं कह सकते कि वो एक पार्टी के मेंबर हो गए, लेकिन रंगानाथ मिश्रा जी के केस में तो वो पार्टी के मेंबर बनाकर उनको कांग्रेस पार्टी के मेंबर राज्यसभा बनाया गया था। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया, उनका नाम सबसे पहले हम लेकर आए हैं। हाँ, वो इसका मतलब ये तो नहीं कि बीजेपी को एक अधिकार मिल जाता है कि वो भी कुछ करे। अच्छा, उसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर थे मिस्टर MS गिल। वो इलेक्शन कमीशन, जिनका पूरा इलेक्शन जो भारत का है जिन्होंने होल्ड करना होता है, उस पोस्ट को उन्होंने होल्ड किया था और उसके बाद उनको मिनिस्टर बनाया गया था।
तो ये जो दोनों नहीं विवेक गोयल, आपकी जगह आप जो बातें कह रहे हैं वो अपनी जगह जायज हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, पार्टी विद अ डिफरेंस है, पार्टी जो रिफॉर्म करना चाहती है, जो पुराने खराब जंग लग चुके सिस्टम को बदलना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक तरह की करप्ट प्रैक्टिस में आएगा, चाहे इसमें पैसा इन्वॉल्व है या नहीं, कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और जुडिशरी का घालमेल जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी से जो बेहतर बर्ताव की उम्मीद हमने की है, क्या हम ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, जिस प्रकार से आपने कहा कि सदाशिवम जी अपने सारे वर्क को छोड़कर दिल्ली में टोटल रिटायरमेंट लेके केरला में सेटल हो गए थे, और अगर ऐसे व्यक्ति को अगर वहाँ का गवर्नर बनाया जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे जो अपनी एक्सपीरियंस है उसका फायदा दे सकते हैं सरकार को भी और वहाँ की वर्किंग में भी। बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल। तो हम ये चाह रहे हैं कि कानून का जो पूरा समुदाय, जो कम्युनिटी है, लीगल कम्युनिटी, उसकी तरफ से हम लगातार ओपिनियंस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सोच रही है लीगल फ्रेटर्निटी इस वक्त। के.एन. भट्ट सीनियर लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, ये बताइए कि पहले तो आपकी पहली नज़र में क्या प्रतिक्रिया है सदाशिवम साहब का केरल का राज्यपाल बनाए जाना, और दूसरे उनका ये भी कहना था कि वो लॉबिंग करने के लिए दिल्ली नहीं आए, उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो वहाँ खामोशी से अपने गाँव में बैठा हुआ खेती कर रहा था। देखिए, लॉबिंग वगैरह नहीं किया होगा, पर ये फॉर्मर चीफ जस्टिस को गवर्नर बनाने का बारे में मैं तो अपोज्ड हूँ, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये आगे वाले आगे सब जजों को ये बताया गया है कि अभी तो आप कुछ हमारे फेवर में कुछ किए तो आपको गवर्नर पोस्ट वगैरह मिल सकता है। लेकिन भट्ट साहब, यहाँ पर विवेक गोयल बीजेपी से बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे कोई नया काम नहीं है जो बीजेपी ने किया है। इससे पहले हमारे सामने कम से कम आधे दर्जन एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जबकि लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों को जो है वो सीधे तौर पर डायरेक्टली राजनीति में भी लाया गया। उन्होंने राज्यसभा के चुनाव लड़े हैं, उन महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई नया काम कर रही है। नया काम हो पुराना काम हो, काम तो एक ही है, इसको तो ऐसे काम तो नहीं करना है। बस मेरे जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए अच्छा नहीं है। विवेक गोयल, सवाल लगातार उठ रहे हैं और आपको जवाब देना है। आप खुद ही उसी समुदाय से आते हैं, उसी कम्युनिटी से आप आते हैं और वापस आपको वहां जाना भी है नेता होने के साथ साथ। ये बताइए कि फिलहाल जितने ओपिनियंस हमने अभी लिए हैं, जितने फिलहाल अखबारों में अब तक आए हैं, उसमें से एक पॉजिटिव बात इस बात को लेकर, बल्कि जितने मैं देख रही हूँ अखबारों में बहुत खुले तौर पर एडिटोरियल लिखे गए हैं कि अगर सरकार ने ऑफर किया भी था तो भी सदाशिवम साहब को जो है इसको कबूल नहीं करना चाहिए था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर वो उनकी विलिंगनेस है और देयर इज़ नो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार इसमें नहीं है कि उनको नहीं बनना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, आपने कहा आधा दर्जन नहीं है, ऐसे जितने भी आज तक चीफ जस्टिस हुए हैं और जजेस हुए हैं जो रिटायर होते हैं, उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट विभिन्न ट्रिब्यूनल्स में और कमीशंस में होती रही है और अभी भी हो रही है। जैसे रंगानाथ मिश्रा जी की बात करें तो सबसे पहले वो अपॉइंट हुए थे एज चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। उसके बाद फिर वो बने राज्यसभा के मेंबर। तो उसी प्रकार से जो के.जी. बालाकृष्णन जी थे वो भी ह्यूमन राइट कमीशन के उनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन भी जिसको अप्रूव करता है और जो लगातार भारत में चल रहा है। एक इस पे कुछ लोगों ने बीजेपी के ही जो नेता हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी ये विषय उठाया था कि जो अपॉइंटमेंट होती हैं जजेस की, वो उसके विभिन्न पदों पे कमीशंस में उसके ऊपर एक डिबेट होना चाहिए। पूरे लीगल क्यों ना, अगर ये प्रॉपर नहीं है तो क्यों ना इसको कानून में शामिल करा दिया जाए, क्यों ना ये बात लिख दी जाए कि कोई भी कानून के इस तरह के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति राजनीति में इस तरह का पद नहीं ले सकता। क्यों इस जगह को खाली रखा गया है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हर चीज़ एक्सप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो पोजीशन है एज सच, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो इनकी पोजीशन एक डिफाइंड पोजीशन रहती है। तो उनकी वल्नरेबिलिटी टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और एनी अदर काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस उनकी पोजीशन डिटरमिन करती है। ये एक अनकॉन्शनेबल चीज़ है कि एक व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद वो गवर्नर ऑफ ए स्टेट के लिए तैयार हो जाता है उस वल्नरेबिलिटी के लिए कि टुमारो उसको एक होम मिनिस्टर फोन करके कह सकता है कि आप रिजाइन कर लो या और कोई ऐसी बात कर लो। तो ये चीजें लिखी नहीं जाती,
ये अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन में रह सकता है और वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की पोजीशन में रह सकता है। ये चीज़ें बिल्कुल एक्सप्रेस हैं, अगरचे ये जो है कि मतलब लिखी हुई नहीं है, बट दीज आर इम्प्लिसिट इन द स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। विनोद शर्मा जी, क्या हम लगातार सवाल तो हम जुडिशरी पे उठा रहे हैं, न्यायपालिका पर, लेकिन सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे हैं हम कि जो क्रेडिबिलिटी है वो तो सरकार की भी है आखिर। अगर ऐसे आदमी को, जिसको विकास सिंह कह रहे हैं, जिसको लगा भी शायद कि कोई फायदा हुआ होगा, तब भी सरकार को कदम पीछे खींचने चाहिए थे। मैं हैरान हूँ कि ये सब कैसे हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, जहाँ पर प्रधानमंत्री ने ये मापदंड स्थापित किया कि कोई भी नेता जो सत्तारूढ़ है उसका बेटा या बच्चा को कोई मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। बड़ी अच्छी प्रथा है, लेकिन उसी के साथ साथ आप फॉर्मर चीफ जस्टिस को गवर्नर बना रहे हैं। ये लिमिटेड मोरालिटी, लिमिटेड प्रिंसिपल्स, लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी, ये सब मैटर ऑफ कन्वीनियंस नहीं हो सकता। ये मैटर ऑफ कन्वीनियंस, देखिए जो चीज़ आपको कन्वीनियंट लगती है वो आप कर रहे हैं। कहीं तो आप चमकने की कोशिश कर रहे हैं पिछली सरकार के मुकाबले में, और कहीं आप वही कर रहे हैं जो पिछली सरकारों ने किया है। ये बात सच है, जैसे कि गोयल साहब ने कहा, कांग्रेस ने ऐसे बहुत से गलत डिसीजन लिए जिसके चलते जुडिशरी की छवि मैं समझता हूँ गिरी। उसी तरह से आज के दिन जैसा कि अभी कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर कोई हादसा हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की जगह चीफ जस्टिस, एक तरह से वो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट है। जहां तक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात है, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस की बात है, जहां तक प्रोटोकॉल की बात है, अब जो आदमी ऐसा पद रख चुका हो वो गवर्नर हो जाए और उसको होम मिनिस्टर फोन करके कहे कि भी आप त्यागपत्र दे दो। और दूसरी बात ये मुझे समझ में नहीं आया कि गवर्नर कब से एग्जीक्यूटिव पावर्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं वहां के लोगों की रहन सहन ठीक कर दूंगा, वहां पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक कर दूंगा। तो क्या हम गवर्नर्स को कोई नया रोल देने वाला है? ये बातें मैं जब कलाम साहब राष्ट्रपति हुए थे उस वक्त भी सुनता था, और ऐसे लगता था कि कोई हमने एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट चुन लिया है। देखिए, इस देश में कुछ पद सेरेमोनियल हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, और कुछ सिचुएशंस में है जहां वो अहम हो जाते हैं। और गवर्नर का पद एक बड़ा, मैं समझता हूं कि एग्जॉल्टेड पद होना चाहिए, लेकिन वही हो रहा है। जैसे कांग्रेस ने गवर्नरों की नियुक्ति की थी, उसी तरह से ये सरकार भी कर रही है। तो और फिर ये फिर एक दूसरे को ये बोलते हैं कि इसने किया था और इसने किया था। अरे भाई, किसने किया था हम जानते हैं, आप दोनों ने किया है, तो फिर ये कहना बंद कर दो अब कि हम जुदा हैं। आप एक ही ढर्रे पे सरकार चला रहे हैं। जवाब दीजिए इस बात का, खासकर ये कह रहे हैं कि ये सेलेक्टिविटी क्यों है। इनको जो जवाब दिया था वो उससे पहले ही दे चुका हूँ कि रंगानाथ मिश्रा जी का जो केस था वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ था, जिसमें उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया था। लेकिन इस केस में सदाशिवम जी कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनको कोई भारतीय जनता पार्टी का प्राइमरी मेंबर नहीं बनाया गया। भलाई वहां पर किस तरह से करेंगे? मैं वही, क्योंकि उनका बयान आया बाकायदा, उन्होंने कहा है कि मैं लोगों की भलाई कहा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने उनको कोई पार्टी का मेंबर नहीं बनाया है, वो पार्टी के प्राइमरी मेंबर नहीं बने हैं, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ली है। और एक व्यक्ति जो टोटल अपना यहाँ पे रिटायर होने के बाद अपना सब छोड़ के रिटायरमेंट की लाइफ अपने एरिया में जाके अपने एरिया में उस लोगों की सेवा करने के लिए अगर कुछ काम लेना चाहते हैं और सरकार लेकिन सीधे तौर पर तो सेवा गवर्नर कर नहीं सकते हैं, अवेलेबल नहीं है। तो क्या एक ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कि वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं इस पोस्ट पे नहीं अपॉइंट करना चाहिए? ऐसा ना तो कोई कानून कहता है। एक और ओपिनियन ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जस्टिस RS सोढी मौजूद हैं, जो कि पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। सोढी साहब, आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है सदाशिवम साहब को ये पद स्वीकार कर लेना चाहिए था, सरकार ने दिया उसके बाद? देखिए जी, अब तो सदाशिवम जी ने ले लिया पद, अपॉइंटेड टू द पोस्ट। तो क्वेश्चन तो सिर्फ ये है, ले सकते थे, नहीं ले सकते, इसमें तो दो राय है ही नहीं कि देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार, कोई स्टैट्यूटरी बार नहीं है। मोरालिटी के ऊपर आप बहस कर रहे हो। जब आप मोरालिटी के ऊपर बहस कर रहे हो तो सदाशिवम जी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम पर आपको आपत्ति है ना। अगर ये
सुप्रीम कोर्ट जज होते उस पर तो कोई आपत्ति नहीं थी। और क्यों नहीं थी? क्योंकि आप सब कह रहे हो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है या लगती है कि हो गई है। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे आर ऑल इक्वल। हर एक कोई इक्वल है, ही इज जस्ट वन अमंगस्ट इक्वल। और इसलिए अगर आप ऑर्डिनरी जज को कर सकते हो अपॉइंट, तो चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मोरालिटी इसके आगे कुछ नहीं है। सोरी साहब, सवाल ये उठ रहा है, अभी विकास सिंह सवाल ये उठा रहे थे कि फिर तो ये शक पैदा होगा कि अपने कार्यकाल के दौरान जज जो हैं वो इस तरह के फैसले ले सकते हैं, या तो वो फेवर में जाएं जो पार्टियां हैं या सत्तारूढ़ दल है उनके फेवर में, कहीं ना कहीं एक शक जो है वो न्यूट्रलिटी को लेकर, निष्पक्षता को लेकर पैदा होगा। करेक्ट, यू आर राइट, इज राइट। विकास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विकास जी ये ठीक कह रहे हैं कि ये इस किस्म के शक पैदा होते हैं और हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए तो मैं ये कहता हूँ कि आप जज किसी को नियुक्त करते ही क्यों किसी पोस्ट के ऊपर आफ्टर रिटायरमेंट। अगर आप वो तो जस्टिफाई कर देते हो, यदि चेयरमैन बन सकता है यहाँ का या वहाँ का या कुछ ये चीजों में तो जो परमानेंट बॉडीज है उसमें आप रिटायर्ड जजेस को लगाते हो। अगर वहाँ जी आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, मैं जवाब ले लेती हूँ विकास सिंह जी से। विकास सिंह जी, इस तरह से अगर मैं इसको क्रिकेट की भाषा में रखने की कोशिश करूं तो ये कह रहे हैं सोरी साहब कि कप्तान की तरह होता है दरअसल सीजेआई जो होता है, जो कि दरअसल दूसरे खिलाड़ियों से बड़ा नहीं होता, लेकिन दूसरे जो चीफ जस्टिस हैं उनके बराबर ही होता है। तो जब दूसरे जजों को आप दर्जा दे सकते हैं किसी भी तरह का, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों नहीं? नहीं, मैं तो बिल्कुल इसमें सही हूँ। जो जुडिशियल पावर्स है, चीफ जस्टिस और कोई दूसरे जज में कोई फर्क नहीं होता है। और जो अपॉइंटमेंट की बात है वो किसी जज को भी नहीं बनाना चाहिए। देखिए, एक और बड़ा डिस्टर्बिंग चीज है, बीजेपी जब इस 100 दिन का अगर इनका कोई अचीवमेंट लेगी तो उसमें वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट होगा कि इन्होंने जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश की है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल इन्होंने कितनी तेजी से पास किया, गंगा क्लीनिंग का कोई काम नहीं किया, और बहुत से मुद्दे थे जो इन्होंने लोगों को बोले थे कि हम बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन वो सब नहीं करके इन्होंने सबसे पहले जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल पास किया है। तो अगर ये उसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए तो ये अपॉइंटमेंट भी एक और सिग्नल है बाकी जजेस का कि भाई हमारे जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल को आप इसको जाने दो, इसको चैलेंज मत करो, इसको सेट असाइड मत करो, क्योंकि तुमको अगर रिटायर करोगे तो हम तुमको यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं। इसलिए ये बड़ी डिस्टर्बिंग चीज है, इस तरह की चीज इनको बनाना, जस्टिस सदाशिवम को बनाना, एक और कोई जज को बनाना, मेरे हिसाब से सब बराबर है। विकास सिंह जी, समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है और ये नाइंसाफी होगी अगर विवेक गोयल से जवाब न लें इस बात का। जल्दी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ विकास सिंह जी, तो इस फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं, कितनी जजेस हैं जिनका अपॉइंटमेंट होता है डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स में एज चेयरमैन, एंड वो कह रहे हैं सैद्धांतिक रूप से नहीं होना चाहिए, तो एक लार्जर डिबेट है ना, उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जवाब दे रहे हैं जी। ट्राइब्यूनल में देखिए फर्क है, ट्राइब्यूनल में स्टैट्यूट बुक कहता है कि उसमें रिटायर्ड जज होना चाहिए, कोई चीफ जस्टिस होना चाहिए, लेकिन गवर्नर की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो गवर्नर के लिए ऐसा अगर आप देख लें वो कानून आर्टिकल 153 से लेकर 162 उसमें प्रोवाइड किया गया है। आखिरी बात, ये लीगल नहीं, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। और जितने ज्यादातर गवर्नर इस सरकार ने लगाए हैं उनका स्ट्रॉन्ग आरएसएस बैकग्राउंड है, उसके बीच में सदाशिवम जी, और वो भी ऐसी जगह पर जहां पर कांग्रेस सत्तारूढ़ है। क्या चीफ मिनिस्टर ने डिस्कशन किया? क्या बात हुई? कि वो नाराज हैं? चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि वो नाराज हैं। मैं कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये गलतियां कांग्रेस ने भी की हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ी हामी है फेडरल स्ट्रक्चर की, जो सरकारी कमीशन की रिपोर्ट बार बार पार्लियामेंट में और उसके बाद लहराती थी, उसने इस तरह की नियुक्ति की। और जो नियुक्तियां हुई हैं वो सब आरएसएस के बैकग्राउंड के लोग हैं। और सदाशिवम, तो क्या ये मान के चला जाए कि सदाशिवम टू हैड सम लिंकेजेस? तो देखिए ये फिर विवाद हो जाएगा। बड़े सवाल उठ रहे हैं, बात नहीं कहना चाहते जिससे हमारे इंस्टीट्यूशन बिल्कुल जी हाँ, बहस लंबी है और सवाल कई महत्वपूर्ण उठा रहे हैं। फिलहाल विनोद शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर जो एक सैद्धांतिक सवाल है जिससे लोकतंत्र जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र के ये महत्वपूर्ण जो खंबे हैं ये जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उसकी न्यूट्रलिटी पर सवाल उठ रहा है और इसका ध्यान रखा जाना जरूरी है। नमस्कार।